हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो 2019 में 7 जुलाई को हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सीडीपी के पोर्शन को हम आज निपटाएंगे। ठीक है, तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, पेन पेंसिल लेके बैठ जाना। यहाँ से जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले उसे अपनी कॉपी में नोट करते रहना और कोशिश किया करो कि आप भी क्वेश्चंस का आंसर दे सकें, जिससे कि आपका भी जो मोटिवेशन है वो अच्छा रहे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके। और क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करें कि हाँ, आपके क्वेश्चन आउट ऑफ 30 कितने करेक्ट थे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जो हमारा 2009 में अधिकार अधिनियम आया था शिक्षा का, वो किसकी वकालत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थी जो हैं उन्हें सम्मान देना या फिर उन्हें शिक्षा देना, समान शिक्षा देना या फिर प्रदान करना। ठीक है, इस शिक्षा में सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा देंगे हम। सभी बच्चों से अर्थ क्या है? उन बच्चों से जो विशिष्ट भी होते हैं, वरना नॉर्मल तौर पर क्या होता है कि जो बच्चे हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उन्हें अलग स्कूलों में भेज दिया जाता है। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या है कि उसमें हम सभी विभिन्नताओं के बच्चों को एक स्कूल में एक समान परिवेश में रखकर उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम डैश एक विचार। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो अभी बताया था मैंने, समावेशी शिक्षा में क्या है? हमें समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि वह विशेष सांस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। हो सकता है विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। अनदेखी नहीं करेंगे, ऑप्शन गलत है। यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है और महत्व देती है। हाँ, ये ऑप्शन राइट है। इसमें एडिशनल जानकारी है, मतलब क्या है कि वो क्लास में सभी बच्चों की संस्कृति का सम्मान करे, उन्हें महत्व दे। क्योंकि जब तक एक बच्चा खुद की एक टीचर तब तक अच्छा आदर्श शिक्षक नहीं बन पाएगा जब तक वो सभी बच्चों की संस्कृतियों का ध्यान नहीं रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? जब वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। नहीं, ऑप्शन गलत है। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। ऑप्शन रॉन्ग। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जब बच्चे सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो बच्चे सीखेंगे। ठीक है, इसी बात में बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। इस क्रम में अध्यापक एक सुगमकर्ता के रूप में बच्चों की हेल्प करता है, जिससे सीखना बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बन सके। मतलब क्या है कि बच्चा एक्टिव होगा और इसमें जो अध्यापक है वो एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जिससे बच्चे अपने अधिगम को स्वयं अर्थपूर्ण बना सकें। इसे क्या कहते हैं हम? इस विचार को संरचनावाद भी कहते हैं। इसके लिए गहन संवेदनशीलता की आवश्यकता भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, हतोत्साहित नहीं करेंगे, बच्चे का मनोबल नहीं गिराएंगे। पूछने की अनुमति गलत है। पूछने से रोकना नहीं, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। कक्षा में हमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि जो उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही वो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछें, जिससे कि वो सक्रिय उस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? कौन सी मुख्य प्रक्रिया नहीं है? पुनरावृत्ति एवं अभ्यास है। सार्थक अधिगम होता है पुनरावृत्ति और अभ्यास करती है। निर्देश और संचालन है। अन्वेषण और पारस्परिक संक्रिया भी है, लेकिन कंठस्थीकरण और स्मरण नहीं है। ये सार्थक अधिगम घटित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ मतलब 2 स्तंभ दे रखे हैं, तो उसमें कह रहा है कि कौन सा सही मिलान है। एक तरफ ऑप्शन ए
ए में क्या 2 स्तंभ है, स्तंभ क्या है, स्तंभ ख। पहले को पढ़ते हैं हम, धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, प्रतिभाशाली। देखो एक तरफ 2 स्तंभ हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख, ठीक है। अब इन दोनों स्तंभों को हमें सही से मिलाना है। अब वो कह रहा है कि इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। चलो पहले अपने क्वेश्चन के आंसर को टिक कर लेते हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, पढ़ने में कमी है तो क्या होगा, अवधान कमी। इस पे 1। मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, समाधानों के बारे में किस में सोच सकता है, एक प्रतिभाशाली बच्चा सोच सकता है। आसानी से विचलित होने की आदत होती है, अधिगम अशक्तता वालों में होती है। और शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से सीखने, अति सक्रियता की योग्यता, वृत्तिक्रम वो सृजनात्मक बालकों में होती है। मतलब क्रम क्या है हमारा, क्रम क्या बना हमारा 4th, दूसरे का क्या है 4th 1, और आसानी से विचलित होने की आदत है 2, और शीघ्रता एवं स्वतंत्र रूप से 3। 4 2 3 1 किस में है हमारा, पहला ही ऑप्शन है राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बच्चों की गलतियाँ, बार बार अभ्यास, बच्चों की गलतियाँ, क्वेश्चन है बच्चों की गलतियाँ। आंसर हम आगे टिक करेंगे। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, बार बार अभ्यास के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए नहीं। अभ्यास कैसे करने दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, अधिगम का एक भाग है और उनके विचारों की अंतर्दृष्टि है। बच्चों की गलतियां भी अधिगम का एक भाग होती हैं, ठीक है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, गलत। प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। हाँ, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए नहीं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित नहीं। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए नहीं। इसे शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में ही एक भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। एक निष्क्रिय, निष्क्रिय तो नहीं है। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया नहीं। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में होने वाले एक परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं। संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या है, एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते नहीं। विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है नहीं। किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते नहीं। क्या होता है, जब टीचर उन पर विश्वास दिखाता है सकारात्मक तो बच्चे सीखने के लिए उत्सुक होते हैं और प्रेरित रहते हैं, जिससे कि वो टीचर्स का अपने पर विश्वास बनाकर रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। एक शिक्षक जो है बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है। पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के नहीं। पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण पर नहीं। बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने और बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके नहीं। क्या होगा इसका, पाठ्य वस्तु के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से लिखकर क्या करेगा बच्चा कि टीचर कि पाठ्य वस्तु के सभी प्रश्नों को सही तरीके से लिखकर नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए कहो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल का प्रयास शामिल है। विद्यार्थियों की स्वयं पहल का प्रयास किस में शामिल है, निगमनात्मक विधि में, गलत। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि जिसमें होती है ना एक चाइल्ड सेंटर्ड विधि, तो वो क्या है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। एक स्थिति दे रखी है, उसके बारे में बताना है कि ये किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना। क्या है ये, संज्ञान और संवेग संबंधित नहीं है, नहीं। अनुवांशिकता और पर्यावरण नहीं। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधी नहीं है, नहीं। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4, ऑप्शन इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। क्या है हमारा परिवार प्राथमिक सामाजिकरण का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या था। जीन पियाजे ने क्या कहा था कि बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। ऐसा तो जीन पियाजे ने कुछ नहीं बोला। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, नहीं। या फिर बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। हाँ, जीन पियाजे ने ये बोला था कि बच्चों की जो सोच है वो गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जेंडर क्या है। जेंडर देखो, ध्यान रखने वाली बात है ये। जेंडर दो तरह से यूज़ होंगे। एक होता है जेंडर का मीनिंग होता है जेंडर और एक होता है लिंग, ठीक है। जेंडर क्या है, यहाँ पर जेंडर किसके बारे में बताया गया है कि जेंडर एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, नहीं। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। जेंडर क्या है, एक सामाजिक संरचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान कौन करता है। संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और नहीं, सब शारीरिक तो ठीक है, पहले सबसे पहले क्या होगा, शारीरिक विकास होगा, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास होगा, फिर सामाजिक और संवेगात्मक विकास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बुद्धि के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है। बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, नहीं। स्थायी परिवर्तन तो नहीं है। बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है, नहीं। बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। बच्चों को किस तरह से हम देख सकते हैं। निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, नहीं। सक्रिय अन्वेषकों के रूप में बच्चों को देखते हैं, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। मैंने कल भी बताया था, लेव वाइगोत्स्की से 3 चीज़ें याद रखना, SCL, सोशल, कल्चरल और लैंग्वेज, ठीक है। तो क्या है इसका राइट आंसर, सामाजिक गतिविधि। लेव वाइगोत्स्की है, वहाँ पर SCL होगा, SCL, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। कौन सा है वो। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, नहीं। विलंबित अनुकरण, नहीं। विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ठीक है। ये क्या है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, नहीं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम सक्षमता को निर्धारित एवं सीमित करती है। निर्धारित एवं सीमित, नहीं। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत या दंडित करना होता है, नहीं। क्या है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं, हाँ, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गामक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी गामक विकास का क्रम क्या होगा। गामक विकास का क्रम क्या होगा हमारा, अधोगामी से शीर्षगामी, नहीं। स्थूल से सूक्ष्म की तरफ होता है। क्या होता है, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। स्थूल को अपरिष्कृत भी कहते हैं। अपरिष्कृत गामक विकास से अपरिष्कृत सूक्ष्म गामक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवधि होती है जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। इसके बारे में बात कर लें हम। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने के साथ ही उनमें अंतर भी पहचानने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है और बालक जो है नई सूचनाओं को इकट्ठा करता है, पहली अवस्था की तुलना में अधिक समस्याओं को सुलझाने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, नहीं। ऐसा तो जीन पियाजे ने कुछ नहीं बोला। को उद्दीपन अनुक्रिया नहीं, इसके बारे में जीन पियाजे ने बात नहीं की है। को
कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करके विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है? नहीं। ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे दुनिया में व्यवहार कौशलों का विकास का प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं। लेव वाइगोत्स्की ने क्या कहा? जो बच्चे अपने आप से मौखिक संवाद करते हैं उसे लेव वाइगोत्स्की ने अहम केंद्रित वार्ता कहा है। क्या कहा? अहम केंद्रित वार्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलौने, पहनने की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? खिलौने, पहनने की जो वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, ये किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? ये हमारा प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता को। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता को हम अलग भाषा में इस तरह से कह सकते हैं कि ये चीज़ दर्शाता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है, पुरुषों की एक अधीन स्थिति में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची जो अपने साथ जो अनुभव लाती है, एक बच्ची आ रही है क्लास में तो वो अपने साथ कुछ अनुभव ला रही है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? नहीं। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं। उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास में है। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कोलवर्ग की सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कहानियों में से एक हिंज नामक व्यक्ति से संबंधित है जो यूरोप में कहीं रहता था। आज्ञाकारिता चरण के अंतर्गत क्या होता है? हिंज को दवा चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे जेल में रखा जा सकता है, जिसका अर्थ होगा कि वो एक बुरे व्यक्ति हैं। या हिंज को दवा चुरा लेनी चाहिए क्योंकि वह केवल $200 के लायक है और न कि चिकित्सक इसके लिए कितना चाहता है। व्यक्ति ने भी इसके लिए भुगतान करने की पेशकश की थी और चोरी नहीं कर रहा था। इसी के साथ हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने आंसर जरूर कमेंट किया करो। इसी के साथ बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को देख तो लेते हो, लाइक तो कर दिया करो। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।